अब देखो बच्चों, आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे और ये यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। ओके, तो देखो बच्चों, इस यूनिट को मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। इस यूनिट से रिलेटेड एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। यहाँ पर हम इस यूनिट को रिवाइज करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छी तरह से समझेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट हम लेंगे इस यूनिट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। क्यों? क्योंकि इस यूनिट को अच्छी तरह से समझना है, तो इस यूनिट से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको समझना पहले जरूरी है। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट है यहाँ पर सिस्टम। देखो सिस्टम क्या है? सिस्टम मीन्स एनी पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच सिलेक्टेड फॉर थर्मोडायनामिक स्टडी। यूनिवर्स का कोई भी पार्ट जिसे हम थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए सिलेक्ट करते हैं वही क्या है? सिस्टम। सपोज हम इस पेन पर कोई थर्मोडायनामिक स्टडी कर रहे हैं तो ये पेन एक क्या होगा? सिस्टम। समझ गए ना? अब दूसरा पॉइंट है सराउंडिंग। तो देखो लिखा है कि ऑल अदर मैटर विच कैन इंटरैक्ट विद सिस्टम। समझ गए ना कि सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो यूनिवर्स का जो रेस्ट पार्ट है जो कि सिस्टम के साथ इंटरैक्ट हो सकता है वो क्या कहलाता है? सराउंडिंग। बात समझ गए ना कि हम सिस्टम को छोड़ दें तो बाकी जो यूनिवर्स का रेस्ट पार्ट है वो क्या होगा? जो कि सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, इंटरैक्ट हो सकता है, वही क्या है? सराउंडिंग। ओके, तो यहां पर ये डिफाइन किया है कि ऑल अदर मैटर व्हिच कैन इंटरैक्ट विद सिस्टम कॉल्ड सराउंडिंग। ओके, तो ये टू टर्म्स हो गए। अब हम आते हैं बाउंड्री। देखो बाउंड्री मीन्स होता है एनीथिंग व्हिच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग। समझ गए ना कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का ऐसा कोई भी पार्ट जो दोनों को, सिस्टम को और सराउंडिंग को एक दूसरे से सेपरेट करता है वही क्या कहलाती है? बाउंड्री। बाउंड्री जो है कैसी हो सकती है? रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है। जैसे कि हम देखें कि एक कांच के ग्लास में या बोतल में, कांच की बोतल में पानी भरा हुआ है, वाटर, तो उस बोतल में जो कांच की लेयर है, समझ गए ना, जो कि एयर, ये सराउंडिंग कह सकते हैं, और जो वाटर है दोनों के बीच में आ रही है, तो वो कांच की जो लेयर है बोतल की, जो वॉल है कांच की, वही क्या है? उसकी बाउंड्री। तो एनीथिंग व्हिच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग व्हिच मे बी रियल और इमेजिनरी, इट कंट्रोल ऑल एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये जो बाउंड्री होती है यही तो क्या करती है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ठीक है, किसका? एनर्जी एक्सचेंज को कंट्रोल करती है कि एनर्जी अंदर आना है या अंदर से बाहर जाना है या बिल्कुल नहीं आना। मास एक्सचेंज कंट्रोल करती है। और जो भी सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज होते हैं, जो भी सिस्टम में वर्क होते हैं या सिस्टम द्वारा वर्क होते हैं, वो सब कहां पर होते हैं? बाउंड्री, वहीं पर अपीयर होते हैं। मतलब ऑल एनर्जी चेंज एंड वर्क हम ऐसे कह सकते हैं कि अपीयर, ठीक है, और अपीयर इन बाउंड्री, कि जितने भी वर्क होंगे, जो भी कुछ होगा वो बाउंड्री में ही पता चलेगा। समझ गए ना? तो इस तरह से ये हो गया बाउंड्री। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। तो देखो बच्चों, सिस्टम जो आप थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, कैन एक्सचेंज एनर्जी एंड मास। बिल्कुल ऐसा सिस्टम जो कैसा होगा? एनर्जी और मास का एक्सचेंज कर सकता है। जैसे ओपन बॉटल रखी है या गिलास रखी है, स्टील का कोई कंटेनर है, खुला हुआ है, उसमें आपने पानी रख दिया तो वो पानी वेपोराइज्ड भी हो सकता है, और अगर वो ठंडा है तो बाहर से हीट को भी अब्सॉर्ब कर सकता है। तो इस तरह से कोई भी सिस्टम जो कि एनर्जी और मास को, हीट और मास को एक्सचेंज करता है अपने सराउंडिंग से, वो है ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम जो केवल एनर्जी या हीट को एक्सचेंज कर सकता है, मास को एक्सचेंज
एक्सचेंज नहीं कर सकता वो है क्लोज सिस्टम, और जो दोनों को कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मास, तो वो क्या कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम, एडियाबैटिक सिस्टम। जैसे देखो आप एक खुली गिलास में, स्टील की गिलास में पानी रखा है खुली, तो वो पानी जो है वाटर जो है वेपोराइज्ड हो सकता है, गर्म हो सकता है, ठंडा हो सकता है, वो उस पर डिपेंड करेगा कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है। ओके, अब हम उसी गिलास को ढक दें, स्टील की गिलास को, तो वो मास एक्सचेंज तो नहीं कर सकता, वेपर तो बाहर नहीं जा सकती, बट हीट तो एक्सचेंज कर सकता है एटमॉस्फेयर से। तो वो जब आप ढक दोगे तो क्या बन जाएगा क्लोज। और एक थर्मस के अंदर अगर मान लो आप पानी रखते हैं और बंद कर दें अच्छी तरह से, तो वो एक एडियाबैटिक या आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा, उसका सराउंडिंग से कोई रिलेशन नहीं रह जाएगा। ओके, तो इस तरह से 3 टाइप्स के क्या होते हैं बच्चों सिस्टम। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट है स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स मतलब होता है मेजरेबल और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम। मतलब किसी भी सिस्टम की जो स्टेट है, एक पर्टिकुलर कंडीशन है। स्टेट मींस क्या कहलाता है फिजिकल अपीयरेंस, या हम ये कहें पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट। तो स्टेट जिस थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस स्टेट में है मैटर उस सिस्टम का, तो जिस पर ये डिपेंड करती है स्टेट, वो फैक्टर्स क्या कहलाते हैं बच्चों स्टेट वेरिएबल्स। 3 होते हैं ये मेनली, कौन कौन से हो गए, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब ये जो प्रेशर और टेम्परेचर है बच्चों, समझ गए ना, किसी भी सिस्टम का जो प्रेशर है और टेम्परेचर वो उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, समझ गए ना, उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि सिस्टम का नेचर क्या है, उसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन क्या है। तो इस तरह से प्रेशर एंड टेम्परेचर नॉट डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी ऑफ सिस्टम कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ऐसे फैक्टर्स या ऐसे स्टेट वेरिएबल्स जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो मैटर की क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करते, और वी है, समझ गए ना, तो वी डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम किसी का इस पर डिपेंड करेगा कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम। इस तरह से ये क्या कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। और वैसे भी इन पे डिपेंड करता है कि प्रेशर या टेम्परेचर कितना है, इस तरह से वॉल्यूम, इस तरह से भी इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ये कहलाते हैं स्टेट वेरिएबल। यहां तक बात समझ गए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। अब देखो बच्चों नेक्स्ट टर्म में आते हैं और ये है स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस होते क्या है? तो देखो बच्चों स्टेट फंक्शन मींस होता है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, मींस प्रॉपर्टीज ऑफ thermodynamic system whose value depend on the state means particular condition of system। ऐसी प्रॉपर्टीज थर्मोडायनामिक सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि सिस्टम जो है उसकी एक स्टेट पर, एक पर्टिकुलर कंडीशन पर डिपेंड करती हैं, उनको हम बोलते हैं क्या स्टेट फंक्शन। समझ गए बच्चों कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि थर्मोडायनामिक सिस्टम की कंडीशन पर, स्टेट पर डिपेंड करती हैं, वो कहलाती हैं उनको बोलते हैं क्या हम स्टेट फंक्शंस। इस पर डिपेंड नहीं करती कि सिस्टम की जो स्टेट है, वो कंडीशन है, वो किस मेथड से, किस प्रोसेस से आई है। इस पर डिपेंड करती हैं कि स्टेट इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है। जैसे टेम्परेचर, किसी सिस्टम का टेम्परेचर सपोज T1 है और उसकी स्टेट कोई स्टेट है। अब मान लो टेम्परेचर T2 हो जाए तो ये अपने आप नहीं होगा, उस समय सिस्टम की स्टेट में कोई ना कोई चेंज आएगा, उसकी कंडीशन में कोई ना कोई चेंज आएगा, तभी टेम्परेचर में चेंज दिखेगा। तो इस तरह से सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। ओके, कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम whose value depend upon the state of system, not depend on the path by which this state has been attained।
समझ गए बच्चों? उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी, किसी की एनर्जी, वो सिस्टम पहले क्या था, बाद में क्या हो गया। आप यहां खड़े हैं, आप यहां पर आपकी एनर्जी क्या है, फिर आप घर पहुंच गए तो अब आपकी एनर्जी क्या हो गई, तो एनर्जी वहां क्या हो गई, ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा कि आपने बीच में क्या प्रोसेस यूज किया। अगर हमें ये पता लगाना है कि घर में आपकी एनर्जी क्या हो गई, बस आपकी वहां पर एक इंटरनल एनर्जी मेजर कर ली जाए, एक एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, बट जो भी एनर्जी का हमें अमाउंट मिलेगा वो डिफरेंट होगा घर में देन जब आप कहीं दूसरी जगह थे। या हमें एनर्जी चेंज निकालना है, डेल्टा ई, तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि इनिशियल कितना था, फाइनल कितनी हो गई, डिफरेंस निकालना है। ये मत देखें कि डिफरेंस लाने के लिए हमने प्रोसेस क्या यूज किया, तो इनको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, वर्क फंक्शन। अगर हमें चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन देखनी है कि कितना इंटरनल एनर्जी चेंज आ रहा है या कितना टेम्परेचर चेंज है, प्रेशर चेंज है, तो हम केवल फाइनल और इनिशियल स्टेट के टेम्परेचर को ले लें तो टेम्परेचर चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें प्रेशर चेंज निकालना है तो फाइनल और इनिशियल का टेम्परेचर इस तरह से, सॉरी यहाँ पर प्रेशर ले कि इनिशियल स्टेट में क्या था, फाइनल स्टेट में क्या था। इसी तरह से प्रेशर चेंज हो गया, ठीक है, ओ सॉरी यहाँ क्या लिख रखा है मैंने, ठीक है, डेल्टा एच कैलकुलेट करना है तो एच फाइनल, एच इनिशियल, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो E2 - E1। तो इस तरह के फंक्शंस कहलाते हैं क्या, स्टेट फंक्शंस। समझ गए ना? तो ये था स्टेट फंक्शन। फिर आते हैं पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन मींस ऐसे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, ऐसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो कि सिस्टम की एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक ले जाने के लिए या पहुंचने के लिए, सिस्टम को जब अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक पहुंचना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस यूज की गई है उस पर डिपेंड करते हैं। समझिए ना कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द पाथ या प्रोसेस। पाथ मींस प्रोसेस बाय व्हिच द स्टेट हैज बीन अटेन्ड, कि एक पर्टिकुलर स्टेट को लाने के लिए आपने क्या हुआ, प्रोसेस यूज की, तो प्रोसेस पे डिपेंड करें तो वो कहलाते हैं क्या, आपके पाथ फंक्शन। जैसे वर्क है, हीट कैपेसिटी है, अमाउंट ऑफ हीट है। जैसे मान लो एक बिल्डिंग की हाइट देखें, समझ गए ना, तो बिल्डिंग की जो हाइट है वो एक क्या है बच्चों, स्टेट फंक्शन। क्यों? क्योंकि अगर आपको हाइट निकालनी है तो इनिशियल स्टेट कहाँ है, मतलब उसका बेस देखें, ग्राउंड फ्लोर देखें, और जब उसकी हाइट देखनी है और टॉप पॉइंट देख लें कि सबसे टॉप पॉइंट कौन सा है, बिल्डिंग कहाँ खत्म हो रही है, वहां तक की लेंथ निकालना है, हम हाइट बता देंगे। तो हमें सिर्फ इसकी जरूरत है ना कि बॉटम क्या है, मींस ग्राउंड फ्लोर क्या है, और टॉप वाला जो टॉप फ्लोर है वो कौन सी है, इतना निकाल दो तो आपको इनिशियल और फाइनल की जरूरत पड़े। इसकी जरूरत नहीं कि बिल्डिंग के बीच में कमरे बने हैं, नहीं बने हैं, खाली है, किस तरह की। तो किसी की जो हाइट है, लेंथ है, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट से निकाल सकते हैं। बट अगर मैं कहूं कि बिल्डिंग में चढ़ना है तो बिल्डिंग में चढ़ने का प्रोसेस जो होगा वो आप सीढ़ियों से जा रहे हैं कि लिफ्ट से जा रहे हैं, किस से जा रहे हैं, तो सीढ़ियों से चढ़ोगे तो अलग वर्क आएगा, लिफ्ट से जाओगे तो आपकी बॉडी में अलग वर्क होगा। तो वर्क डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस। बट हाइट की देखा आपने तो इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप चढ़ने के लिए क्या यूज कर रहे हो, वो तो हाइट आपको टॉप पता हो, बॉटम पता हो, हाइट निकलाइए। तो इस तरह से पाथ फंक्शन कहलाता है। तो इनमें ऑब्जेक्ट था, इनमें से कौन सा पाथ फंक्शन है, इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन है, तो ये ध्यान रखना। फिर आता है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। देखो बच्चों, थर्मोडायनामिक सिस्टम एक तो होता है पहले कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या कहलाता है। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम मींस एक ऐसा सिस्टम जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बना हो। समझ गए ना? कोई भी सिस्टम, कोई भी पार्ट ऑफ यूनिवर्स जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बना होता है उसे बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। और एक पार्टिकल से बना हुआ अकेला तो वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। यहां हम केवल मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की स्टडी करेंगे, उसी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो कोई भी ऐसा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जब उसकी प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं या उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वही क्या है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। या हम ये कह सकते हैं कि
ऐसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो एक पार्टिकल की प्रॉपर्टीज से डील नहीं करती, बल्कि सिस्टम के बल्क मैटर से डील करती हैं, कि जितना मैटर है उनसे रिलेटेड होती है, पर्टिकुलर एक पार्टिकल से रिलेटेड ना होकर पूरे सिस्टम की क्वांटिटी या मैटर से रिलेटेड होती हैं, उनको बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम मींस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम व्हिच डू नॉट डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पार्टिकल से रिलेटेड ना होकर, ठीक है, डील विद द मैटर इन बल्क। जो मैटर है बल्क में उस पर डिपेंड करती है, मतलब टोटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो उनको बोलते हैं हम क्या, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। जैसे मास है किसी का, टोटल मास, तो वो सारे पार्टिकल्स का मास है। टेम्परेचर जो है, प्रेशर जो है, वो उनके अंदर पार्टिकल्स के कारण है, उनके नेचर के कारण है। किसी की एनर्जी जो है वो उसके सारे पार्टिकल्स के टोटल एनर्जीज के बेस पर पता चलती है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। अब इनके 2 टाइप्स होते हैं, अभी मैं उनको लिख रहा हूं। इसमें से एक तो है इंटेंसिव और एक क्या है, एक्सटेंसिव। ओके, तो पहले आप इसको नोट करें, फिर हम इनको डिफाइन करते हैं। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं जो हमने अभी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज देखी उनके टाइप्स में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा इसमें लिखा होगा इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है। तो सबसे पहला है कि हम इन दोनों को समझें कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मींस प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम एंड हुज वैल्यू, ठीक है, चेंज्ड बाय डिवीजन इन द सिस्टम। ऐसी प्रॉपर्टीज थर्मोडायनामिक सिस्टम की जो किस पर डिपेंड करती हैं, सिस्टम में जो मैटर है उसकी क्वांटिटी पर। क्वांटिटी ज्यादा तो इसकी वैल्यू ज्यादा, क्वांटिटी कम तो ये वैल्यू कम। मींस इनकी जो वैल्यू है, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू सिस्टम में किसी भी प्रकार का डिवीजन करने से चेंज हो जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। वैल्यू डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ सिस्टम नॉट, ठीक है, एंड हुज वैल्यू चेंज बाय डिवीजन इन द सिस्टम। जैसे मास है किसी का, ये पेन है, इसका मास मान लो 10 ग्राम है, हम इसका 1-2 टुकड़े कर रहे हैं, हर टुकड़े का मास अलग होगा, इसका अलग, इसका अलग, तो मास हो गया। वॉल्यूम हो गया, किसी का वॉल्यूम छोटा पार्टिकल है या उसका पार्ट करता है तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। एरिया हो गया। एनर्जीज जैसे कि इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, इस तरह के जो फंक्शन हैं ये हो गए। हीट कैपेसिटी, क्वांटिटी ऑफ हीट, ये सब क्या है बच्चों, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सीधा सा है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंड करे, क्वांटिटी पर, वो कहलाती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मींस क्या होती है कि whose value does not depend upon the quantity of system। सिस्टम में कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ सिस्टम, क्या, क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ सिस्टम, सिस्टम में कितना मैटर है इसकी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। एंड whose value does not, do not altered by division in the system, और सिस्टम के कितने भी टुकड़े कर दो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हम इसे बोलते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे आप देखोगे टेम्परेचर, इस पेन का टेम्परेचर सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, हम इसके कितने भी टुकड़े कर दें, इसी एटमॉस्फेयर में हर टुकड़े का टेम्परेचर 25 डिग्री ही निकलेगा। तो टेम्परेचर एक क्या हुआ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, समझ गए ना। टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी, चाहे पानी की एक बूंद ले लो चाहे एक बाल्टी ले लो, डेंसिटी तो सेम लिखेंगे ना। मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, समझ गए बच्चों। इस तरह की कोई भी
प्रॉपर्टी जो कि सिस्टम में डिवीजन से ना बटे। और मैं बता दूं कि जब हम किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को, मैं इसको इतना हटा देता हूं, ठीक है, कि जब हम किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पर ग्राम, पर मोल या पर किसी, ठीक है, क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करते हैं, मींस अगर हम ये कहें कि एक्सटेंसिव, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है एक्सप्रेस्ड इन पर ग्राम, ठीक है, इन पर ग्राम में कर दें, पर मोल में कर दें, मींस पर फिजिकल क्वांटिटी, पर यूनिट में कर दें, ठीक है, तब ये क्या होगी, बिकम्स इंटेंसिव। क्या बन जाएगी वो, इंटेंसिव। समझ गए बच्चों कि अगर कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, आपने उसे पर ग्राम, पर मोल या किसी भी पर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर दिया ना, तो वो क्या बन जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सपोज देखो डेंसिटी में आप चले जाए, है ना, तो ये है मास और ये क्या है बच्चों, वॉल्यूम। तो यहां पर डेंसिटी इंटेंसिव है। क्यों इंटेंसिव, यहां पर जबकि ये एक्सटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है। क्यों, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये पर यूनिट में आ गया ना, तो ये क्या बन गया, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही आप प्रेशर में चले गए, ठीक है, प्रेशर में क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पर फोर्स एक्सटेंसिव है और एरिया एक्सटेंसिव है, बट ये क्या है, इंटेंसिव है। ऐसे ही आप चले जाएं हीट कैपेसिटी, है ना, तो हीट कैपेसिटी पर ग्राम में या मास कर दें आप यहां पर मैटर का, तो ये क्या बन जाएगी, स्पेसिफिक हीट। तो यहां पर स्पेसिफिक हीट क्या है बच्चों, हीट कैपेसिटी पर ग्राम ऑफ सब्सटेंस, तो वो बन जाती है। तो ये यहां पर इंटेंसिव है, जबकि ये दोनों क्या है, यहां पर एक्सटेंसिव है। तो कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर वो पर यूनिट में दिखाई गई है, तो आप समझ जाएं कि वो किसमें चेंज होगी बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहां तक बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओ नो, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था, सॉरी यहां पर तो गड़बड़ कर दी मैंने, कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूं एक बार अच्छी तरह से, ओके। फिर हम इनके बाद आ जाते हैं प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस के टाइप्स। तो देखो यहां पर मैं कर देता हूं। अब हम आ जाते हैं किसके बारे में, प्रोसेस। किसके बारे में, प्रोसेस। तो देखो प्रोसेस मींस होता है कि द ऑपरेशनल, समझ गए ना, कि एक क्या, कि ऑपरेशनल, द प्रोसेस। प्रोसेस में हम लिखेंगे द मेथड, द मेथड, ठीक है, और ऑपरेशनल, ठीक है, द सिस्टम में वन स्टेट टू अनदर ऑपरेशन, द मेथड और ऑपरेशन, ऑपरेशन बाय व्हिच, ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम गोज वन स्टेट टू, ये सिस्टम गोज, बल्कि हम ये कहें कि बाय व्हिच सिस्टम गोज one state to another state। समझ गए बच्चों, किसमें जाता है कि द ऑपरेशन और मेथड बाय व्हिच सिस्टम गोज वन स्टेट टू अनदर स्टेट, कि जब कोई भी सिस्टम अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, तो उसके लिए वो कौन सी मेथड या उसके लिए वो कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस। ओके, ठीक है। अब जैसे इसके टाइप्स में आओगे तो एग्जांपल में समझाऊंगा। जब आप टाइप्स में आ जाते हैं, देखो अगर आप टाइप्स में जाओगे तो एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो नेम से ही पता चल रहा है, आइसो मतलब समान, थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट या फिक्स्ड ड्यूरिंग होल प्रोसेस। समझ गए ना, कि यहां पर हम क्या लिखेंगे कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, या हम कहें कि फिक्स्ड ड्यूरिंग होल प्रोसेस। जब तक प्रोसेस चलेगा तब तक सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। देयर इज नो वेरिएशन
in temperature, no change in temperature, not altered the temperature of system during the whole process, means हम ये कहें कि चाहे एक बड़ा लार्ज चेंज आए और चाहे इनफाइनेटेसिमली चेंज आए, इन दोनों कंडीशन में सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहेगा, चेंज, टेम्परेचर चेंज जीरो। अब यहां पर एक जानते हैं कि एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो जब हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा तो डेल्टा ई भी चेंज नहीं होगी फॉर आइडियल प्रोसेस। अगर एक आइडियल सिस्टम है, समझ गए ना बच्चों, एक ऐसा सिस्टम जो आइडियल है, जो कि एक पार्टिकल्स मोनो एटॉमिक या मोनो पार्टिकल से बना है, तो वो सिस्टम में अगर हम देखें तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसा सिस्टम या ऐसा प्रोसेस ये कहलाता है आइसोथर्मल। सेकेंड टाइप में आ जाते हैं आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब देखो बच्चों, आइसोकोरिक प्रोसेस मींस यहां पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम remains fixed during whole process। समझ गए बच्चों कि जब तक प्रोसेस चलेगी तब तक सिस्टम के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। मींस हम ये कहें कि dV हो या डेल्टा V हो, ये कैसे होंगे, जीरो, एक, ठीक है। बट यहां पर हम ये कहेंगे बट प्रेशर में बी चेंज। समझ गए कि अगर हमें ये वॉल्यूम रखा है या गैस रखी है, इसमें कितना वॉल्यूम है, ये कितना है V1, अब हमें सिर्फ V1 ही रखना है, चाहे इसको कितनी भी हीट दी जाए या किसी से हीट निकाली जाए सिस्टम से, या वर्क किया जाए या वर्क डन बाय सिस्टम या वर्क डन ऑन सिस्टम, अगर हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है तो ये जो प्रेशर है ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, मींस ये चेंज हो सकता है। अगर आप सिस्टम को हीटेड कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो वॉल्यूम फैलेगा, लेकिन हमें वॉल्यूम को फिक्स रखना है तो हमें बाहर से प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप हीट बाहर निकाल रहे हैं, सिस्टम से बाहर निकलेगी हीट, तो वॉल्यूम कंप्रेस होगा, लेकिन हमें वॉल्यूम चेंज नहीं करने देना, तो हमें प्रेशर कम करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रखेंगे बट प्रेशर चेंज हो सकता है। अब यहां पर ध्यान रखें कि एक रिलेशन होता है माइनस P एक्सटर्नल डेल V, तो ये यहां P एक्सटर्नल डेल्टा V या डेल V, डेल्टा मतलब एक लार्ज चेंज आए, तो यहां पर ये जीरो, क्या होगा, यहां पर जीरो आएगा। बात समझ गए ना, मींस इसमें कोई प्रेशर वॉल्यूम वर्क नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं कौन सा प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब देखो नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट होता है कौन सा प्रोसेस, आइसोबैरिक। कौन सा, आइसोबैरिक प्रोसेस। बैरिक प्रेशर से रिलेटेड है, तो हम यहां लिखेंगे कि प्रेशर ओके रिमेन्स कांस्टेंट या फिक्स्ड ड्यूरिंग होल प्रोसेस। समझ गए बच्चों कि जब तक प्रोसेस चलेगी तब तक सिस्टम का प्रेशर चेंज नहीं होगा, मींस हम ये कहें डेल्टा P या डेल P, ओके, ये क्या रहेगा, जीरो, कि सिस्टम के प्रेशर में कोई चेंज नहीं आने देना। अब ऐसे में हमें क्या करना होगा, व्हाट वॉल्यूम में बी चेंज। समझ गए ना कि ऐसे में अब प्रेशर कांस्टेंट है तो सिस्टम का वॉल्यूम जो होगा चेंज हो सकता है। देखो हम ये कहें कि यहां पर P एक्सटर्नल 1 atm और यहां पर एक्सपांशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपांशन, तो वॉल्यूम यहां V1 से V2 हो गया, तो एक्सपांशन में क्या होगा, डेल्टा V जो है पॉजिटिव हो जाएगा। और मान लिया जाए कि यहां पर नीचे की तरफ कंप्रेशन हो रहा है, तो डेल्टा V कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का क्या फिक्स्ड हो,
प्रेशर। तो यहाँ पर वर्क का रिलेशन है P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो ये जीरो नहीं होगा, मींस यहाँ पर वर्क पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर आप देखेंगे कि एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है, अगर एक्सपांशन होगा तो डेल्टा भी आप देख रहे हैं पॉजिटिव होगा, तो W कैसा आएगा, नेगेटिव, मींस सिस्टम फैलेगा तो सिस्टम से जो वर्क है, सिस्टम द्वारा ये जो वर्क है वो किसके अगेंस्ट होगा, एक्सटर्नल प्रेशर के। तो जब सिस्टम एक्सपांशन करता है तो ऐसे में वॉल्यूम चेंज आएगा, तो वर्क एक्सपांशन वर्क जो होगा वो नेगेटिव आएगा, मींस वर्क डन बाय सिस्टम अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, ऐसे में सिस्टम की एनर्जी में कमी आ जाएगी और जो है वर्क नेगेटिव होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर डेल्टा V नेगेटिव कर दें, यहाँ पर कौन सी कंडीशन में हो सकता है, ये कंप्रेशन में, इसमें कंप्रेशन में। तो जब कंप्रेशन होगा तो डेल्टा V, तो W आप देखोगे कैसा आएगा, पॉजिटिव, मींस सिस्टम जब सिकुड़ेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब प्रेशर अंदर की तरफ आए, तो ऐसे में सिस्टम में एनर्जी ऐड हो जाएगी, मींस सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, तो हम कहेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम देन इट्स वैल्यू विल बी पॉजिटिव। तो ऐसे में वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। इस तरह से वर्क के बारे में हम ये और आगे देखेंगे। अभी वर्क की जो साइन कन्वेंशन है, कब आप नेगेटिव वर्क लें, कब पॉजिटिव लें, हमें यहाँ पर केवल सिस्टम के लिए ही कंसीडर करेंगे, ओके। उसके बेस पर ही हम समझेंगे कि सिस्टम के लिए एनर्जी चेंज क्या होगा, वर्क क्या होगा, हीट चेंज क्या होगा, इस तरह से। तो मैंने आपको कौन से बताए, एडियाबैटिक बताया, सॉरी आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक। अब नेक्स्ट है एडियाबैटिक। कौन सा, एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस मींस होता है कि जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, समझ गए बच्चों, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम रिमेन्स फिक्स्ड, मींस सिस्टम जो होगा, सिस्टम डज नॉट, ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी विद सराउंडिंग। समझ गए बच्चों, ये कि इसमें जो सिस्टम है वो अपने एटमॉस्फेयर से, अपने सराउंडिंग से किसी भी प्रकार का कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं करता। तो सिस्टम की जो टोटल इंटरनल या टोटल जो एनर्जी है वो क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हम यहां कहेंगे कि डेल्टा H या डेल H ये क्या होगा, जीरो। तो इसको बोला जाता है आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस। ये मेनली प्रोसेस आइसोलेटेड सिस्टम में चलता है। आइसोलेटेड सिस्टम जिसका एटमॉस्फेयर से कोई, सराउंडिंग से कोई रिलेशन नहीं होता, तो वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। समझ गए ना। ऐसे में सिस्टम में ना तो एनर्जी अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है, तो टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या कह रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। तो इसको बोलते हैं आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस। आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस में सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है, बट टोटल एनर्जी जो कि उसकी इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क के कारण जो एनर्जी है, इनका सम जो है वो क्या रहेगा बच्चों, जीरो रहेगा। थर्ड आते हैं, फोर्थ या जो भी है, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, साइक्लिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मीन्स ये है कि इनिशियल, कौन सी, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। समझ गए बच्चों, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम रिमेन सेम। क्या होगी इनकी, रिमेन सेम। मीन्स सिस्टम फॉर्म इन, ठीक है, इनिशियल स्टेट, इनिशियल से वाई, ठीक है, गॉन इन
डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट से होता हुआ फाइनली वो कहाँ आ जाएगा, अपनी इनिशियल स्टेट। मींस अगर हम ये कहें ए, फिर बी, फिर सी, फिर ये है डी और फिर कहाँ आ गया ए, तो यहां बता दूं कि चेंज, समझ गए ना, चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शन जो होंगे, समझ गए बच्चों, स्टेट फंक्शन ये क्या रहेगा, जीरो। मींस हम ये कहें डेल्टा एच हो, डेल्टा टी हो, डेल्टा वी हो, डेल्टा एस हो, डेल्टा जी हो, ये सब की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखते हैं डेल्टा एच इक्वल टू H2 माइनस H1, तो H2 और H1 सेम होंगे। क्यों? क्योंकि सिस्टम डिफरेंट स्टेट से होता हुआ फाइनली कहां आ जाएगा, अपनी इनिशियल स्टेट में। तो यहां पर E1 एनर्जी थी, फिर यहां मान लो E2 हो गई, यहां E3 हो गई, यहां E4 हो गई और फिर वहीं पहुंच गया, तो E5 और हम कहेंगे E1 सेम हो गई। तो जब सिस्टम डिफरेंट स्टेप से होता हुआ अपनी इनिशियल स्टेट में फिर से बाहर आ जाए तो हम उसे बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में, एक आइडियल प्रोसेस में अगर हम देखें तो डेल्टा E W के बराबर होगा। जितना भी इंटरनल एनर्जी चेंज आएगा वो उसके किसके बराबर हो जाएगा, उसके द्वारा किए गए, सॉरी डेल्टा E इक्वल टू ये हो जाएगा Q इक्वल टू W। डेल्टा E जीरो होगा, तो जब कोई इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा तो हम सिस्टम को जितनी हीट देंगे वो टोटली किसमें, वर्क में चेंज हो जाएगी। ये एक आइडियल कंडीशन है, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सिस्टम, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सिस्टम जितनी हीट चेंज है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, वो टोटली वर्क में चेंज हो जाए और उसके एटमॉस्फेयर में कोई चेंज ना आए। कार्नोट साइकिल इसी पर बेस्ड है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां तक बात समझ गए। और भी दो प्रोसेस हैं, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल, उनको और देखते हैं। पहले आप अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं, ये है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस हैं जो इनफाइनाइटली, ठीक है, किसमें, कि द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इनफाइनाइटली स्लोली एंड कंप्लीटेड इन मल्टी स्टेप्स। मतलब ऐसे प्रोसेस जो बहुत ही ज्यादा स्लो चलते हैं, समझ गए ना बच्चों, ऐसे प्रोसेस जो क्या हो, बहुत ही ज्यादा इनफाइनाइटली स्लोली चलते हैं और एक सीरीज ऑफ स्टेप्स का यूज करते हैं। ओके, तो ऐसे में जो सिस्टम है और सराउंडिंग है, इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम बना रहता है। देखो मैं आपको समझाता हूं, मान लो मैं खड़ा हूं, कोई दूसरा मेरे पास आए, मैं उसे धक्का दूं, ओके, और उतना ही धक्का वो मुझे दे। अब मुझे अब यहां से लेके और उसको वहां तक पहुंचाना है, इनिशियल स्टेप से फाइनल स्टेप तक, मल्टी स्टेप, ठीक है, यूज्ड, ऐसे लिखेंगे हम, यूज्ड फॉर, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल स्टेट। मतलब अगर हमें इनिशियल से फाइनल स्टेट तक ले जाना है तो मल्टी स्टेप लगेगी कि मेरा फोर्स और उसका फोर्स बिल्कुल बराबर है। अब मुझे धक्का दे के उसको वहां तक ले जाना है, तो मैं थोड़ा धक्का लगाऊंगा, वो भी लगाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा फोर्स बढ़ा दूंगा, थोड़ा खिसक जाएगा, फिर और खिसक जाएगा। हम इस तरह से समझें कि ये पिस्टन लगा है, ओके, P एक्सटर्नल ये है, इसमें सॉरी ये 4 ये है, और यहाँ P इंटरनल। अब यहाँ पर P एक्सटर्नल और P इंटरनल बराबर रहेंगे तो पिस्टन की ये पोजीशन बनी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब सपोज P एक्सटर्नल बहुत ही कम, इनफाइनाइटेसिमली ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो ऐसे में नीचे की तरफ चला जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी। और P एक्सटर्नल लेस देन या इक्वल टू P इंटरनल, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहां तक मान लो पहुंचाना है B1 से और B2, तो इस तरह से बहुत सारे स्टेप्स लगेंगे, बार बार धक्का देंगे फिर पीछे आएगा, फिर धक्का देंगे फिर पीछे आएगा, ऐसा आप बार बार धक्का दे के और आप उसे एक ऐसी पोजीशन तक पहुंचा दोगे जहां तक पहुंचाना है। जैसे बहुत भारी कोई सामान हो और आपको उसको खिसका के दूसरी जगह तक ले जाना है, तो आप एक स्टेप में नहीं ले जाओगे, एक धक्का दोगे लेकिन उसका फोर्स फिर बढ़ेगा, आप पीछे आ जाओगे, फिर वो पीछे आ जाएगा, फिर धक्का दोगे, ऐसे मल्टी स्टेप्स यूज करके आप उसे इनिशियल से फाइनल स्टेट तक पहुंचाएंगे। ऐसा कब होता है? जब ड्राइविंग फोर्सेस इक्वल्स टू अपोजिंग फोर्सेस, जब
ड्राइविंग फोर्स जिसके थ्रू आप खिसका रहे हैं और उसका अपोजिंग फोर्स जब लगभग बराबर बने रहते हैं बच्चों, तब उस समय बनता है रिवर्सिबल प्रोसेस। कि हमें एक इनिशियल से फाइनल स्टेट तक पहुंचना है तो हमें इनफाइनेटेसिमली स्लोली स्टेप्स और एक नंबर ऑफ सीरीज अपनानी होगी, तब जाके हम एक फाइनल स्टेट में पहुंच पाते हैं। यहां पर एक चीज और पूछी जाती है, मैक्सिमम वर्क किस प्रोसेस में मिलता है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। पहले मैं एक चीज और बता दूं, इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस जिसमें सिस्टम जो है किसी एक डायरेक्शन में अपने आप चल जाता है, मींस वो अपनी इनिशियल से फाइनल स्टेट में एक ही स्टेप में पहुंच जाता है। When the process goes from initial to final state, ठीक है, when the process या सिस्टम goes from initial to final step, ठीक है, फाइनल स्टेट इन सिंगल स्टेप, इनफिनिट टाइम, एक फिक्स टाइम में। आप मान लो आप कोई हल्का कोई आ गया आपको धक्का दे रहा, आपने एक धक्का दिया और वो जाके दूर गिर गया, उसका फोर्स आपके फोर्स से कम है, मन मींस अपोजिंग फोर्स जब बहुत कम हो या बराबर ना हो ड्राइविंग फोर्स के, तब ऐसे में क्या प्रोसेस मिलती है हमें, इरिवर्सिबल। सीधा सा है कि अगर हम पावरफुल हैं तो हम जो करेंगे वो इरिवर्सिबल होगा, दूसरा पावरफुल है आपसे तो वो जो करेगा इरिवर्सिबल होगा। लेकिन दोनों बराबर पावरफुल हैं तो प्रोसेस क्या चलेगी, आप दोनों के बीच में क्या प्रोसेस चलेगी, रिवर्सिबल। समझ गए ना? इस तरह से समझें कि जहां ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स बराबर ना हो वहां इरिवर्सिबल, जहां लगभग बराबर हो वहां रिवर्सिबल। अब आता है कि मैक्सिमम वर्क किस में मिलता है, ये ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है। मैक्सिमम वर्क देखो, किसी भी प्रोसेस में जो वर्क होता है, ठीक है, जो कि अगेंस्ट प्रेशर के, कौन सा वर्क हम बात कर रहे हैं कि एक प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो ये जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है, अगर आप गैस बाहर पिस्टन की तरफ फोर्स लगा रही है तो पिस्टन के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाने लगे तो नीचे से लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा, ऐसे में वर्क क्या होता जाएगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते रहोगे आपके अंदर का फोर्स बढ़ता जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जहां पर इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स बराबर हो जाएंगे। उस समय हमें एक मैक्सिमम वर्क की कंडीशन मिलती है कि आप किसी को धक्का दे रहे हैं और वो आपको धक्का दे रहा है, तो आपकी एनर्जी, आपका फोर्स बढ़ता जाएगा और कब तक बढ़ता जाएगा, जब तक कि उसका फोर्स आपके फोर्स के बराबर ना हो जाए। और जब आपका फोर्स मैक्सिमम कंडीशन पहुंच जाएगा उस समय दोनों, चाहे वो कहें कि एक्सपांशन वर्क हो या कॉन्ट्रैक्शन वर्क हो, उसके द्वारा किया गया वर्क या आपके द्वारा किया गया वर्क, दोनों क्या होंगे, मैक्सिमम कंडीशन में आ जाएंगे। समझ गए ना? तो ये मिलता है हमें रिवर्सिबल प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में P एक्सटर्नल और P इंटरनल बिल्कुल बराबर की कंडीशन में होते हैं। ओके, तो यहां तक नोट करते हैं। और अब देखो बच्चों, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात की गई हो कि यहां पर हमें कौन सा वर्क मिलेगा, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, जहां पर कोई एक फोर्स ज्यादा और एक फोर्स कम है, आप किसी को धक्का दे रहे हैं और वो आपके धक्के से कम फोर्स लगा रहे हैं, तो ऐसे में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास कितनी पावर है। तो कभी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में कभी भी मैक्सिमम वर्क की कंडीशन नहीं आती, ये ध्यान रखना है। समझ गए ना? इस तरह से अब हम एक दो पॉइंट्स को और डिस्कस करेंगे। अब देखो बच्चों, ये दो टर्म्स और हम डिफाइन करेंगे। एक है हीट। देखो हीट क्या है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट फ्लोज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर। मींस किसी भी सिस्टम की वो एनर्जी जो टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण एक पार्ट से दूसरे पार्ट में या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर होती है, उसे हम बोलते हैं क्या, हीट। सपोज एक सिस्टम T1 है टेम्परेचर में और एक सिस्टम का टेम्परेचर T2 है। अगर T1 ग्रेटर देन T2 तो हीट फ्लोज फ्रॉम T1 टू, या कहें कि सिस्टम, या हम कहें ये है सिस्टम 1 और ये है सिस्टम 2, तो हम कहेंगे कि हीट फ्लोज फ्रॉम, ठीक है, सिस्टम 1 टू सिस्टम 2। ध्यान रखें कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट स्वयं ही क्या होती है, स्पॉन्टेनियसली फ्लो होती है। फिर से समझें, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है
जो टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण फ्लो होती है। सपोज एक सिस्टम S1 है, एक सिस्टम 2 है, सॉरी एक सिस्टम 1 है, एक सिस्टम 2 है, एक का टेम्परेचर T1 है और ये है T2। T1 ग्रेटर देन T2 हो तो ध्यान रखें कि हीट का जो फ्लो है वो कहां से कहां होता है, हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। मींस सिस्टम 1 से हीट अपने आप ट्रांसफर होगी सिस्टम 2 में। यहां तक बात समझ गए। अब आता है वर्क। तो देखो वर्क इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। हम जानते हैं कि वर्क की प्रोसेस से या वर्क द्वारा ही हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये एक मोड है, इट इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क देखो, एक तो होता है इलेक्ट्रिकल वर्क जिसका फॉर्मूला होता है NFE, जहां N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिडॉक्स प्रोसेस, F फैराडे कूलॉम, ठीक है, कूलॉम में लिया जाता है, और जो E है ये है सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इसका क्वेश्चन हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल वर्क mgh, m क्या हो गया मास, g हो गया ग्रेविटेशनल, ठीक है, एक्सीलरेशन, और h हो गई इसकी हाइट। तो ये आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तो ये होता है एक्सटर्नल प्रेशर इनटू वॉल्यूम चेंज। माइनस में हम इसको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क का ये फॉर्मूला, और हमें इन्हीं के बारे में प्रेशर वॉल्यूम वर्क की ही डिटेल अच्छी तरह से लेनी है इस यूनिट में। ओके, अब मैं एक चीज और बता दूं साइन कन्वेंशन के बारे में। अगर हीट के बारे में देखा जाए तो अगर सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है तो जो Q की न्यूमेरिकल वैल्यू, ध्यान रखें बच्चों यहां किसकी बात कर रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर अगर Q की वैल्यू दे रखी है न्यूमेरिकल वैल्यू, और सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है तो वहां न्यूमेरिकल वैल्यू हम पॉजिटिव फॉर्म में लेंगे, और अगर सिस्टम ने हीट रिलीज की है तो वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू को हम नेगेटिव फॉर्म में रखेंगे। समझ गए ना। यहाँ ये थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, उसको सॉल्व करने में इसका यूज होगा। आगे भी कई क्वेश्चंस आएंगे जहां Q हमें प्लस माइनस न्यूमेरिकल वैल्यू में लेना होता है। ऐसे ही वर्क में चले जाएं। जब सिस्टम वर्क करेगा या सिस्टम पर वर्क होगा, इस पर डिपेंड करेगा। जब वर्क डन ऑन सिस्टम, अगर हम सिस्टम पर कोई वर्क करेंगे तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। ऐसे में जो वर्क की न्यूमेरिकल वैल्यू है उस क्वेश्चन में पॉजिटिव फॉर्म में पुट अप करनी है, और अगर वर्क डन बाय सिस्टम ने वर्क किया है तो वहां पर वर्क की वैल्यू हमें नेगेटिव फॉर्म में लेनी है न्यूमेरिकल में। जैसे आप एक क्वेश्चन देखोगे कि डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W, तो यहां Q और W की न्यूमेरिकल वैल्यू पुट अप करेंगे तब हमें डेल्टा E मिलेगा। अगर सिस्टम ने 10 कैलोरी एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो हम रखेंगे 10 प्लस, और सिस्टम ने 5 कैलोरी का वर्क किया है तो हम लिखेंगे 10 माइनस 5 मींस डेल्टा E, इंटरनल एनर्जी चेंज कितना हो जाएगा 5, मींस बढ़ जाएगी सिस्टम की। डेल्टा E पॉजिटिव या नेगेटिव, इनके फंक्शन इनकी साइन पर डिपेंड करेगा कि डेल्टा E नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। इन दोनों किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों फंक्शन पर। समझ गए ना। तो इस तरह से हमें साइन कन्वेंशन अच्छी तरह से याद रखना है। साइन कन्वेंशन का मतलब है कि जहां पर Q और W की न्यूमेरिकल वैल्यू पुट अप करनी है वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू को आप नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें। समझ गए ना। तो सिस्टम में वर्क होगा तो पॉजिटिव, सिस्टम द्वारा वर्क होगा तो नेगेटिव वर्क। ऐसे ही सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा हीट तो पॉजिटिव, और रिलीज करेगा तो नेगेटिव। तो यहां तक आज हम डिस्कस करेंगे, बाकी हम जो भी है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।